ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल। क्या करना है आज बोलो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव गैसियस का डिस्कस नहीं हुआ क्या? विच पार्ट बोलो, कौन सा पार्ट डिस्कस करना है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का? 41 टू 44 आई थिंक डिस्कस कर लिया है ना। 41 टू 44 तो मैंने 41 टू 44 तो डिस्कस किया था शायद मैंने। FVO 45 टू 71। ओके सर, आपने लास्ट लेक्चर 40 तक डिस्कस किया था। ओके ठीक है, तो 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Okay, so FVO क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। हाँ यस, 41 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो 41 में हमारे पास क्या है, 200 ml सॉल्यूशन है। किसका? CO2 एंड N2 का। ठीक है, तीनों का मिला के 200 ml सॉल्यूशन है। मान लो हमारे पास CO जो है वो A ml है, CO2 B ml है, एंड N2 जो है वो फिर कितना हो जाएगा, 200 माइनस A माइनस B ml। ओके, तो ये CO CO2 एंड N2 है। नाउ उन्होंने क्या बोला है कि इसका रिएक्शन किया गया, इस मिक्सचर का रिएक्शन किया गया O2 के साथ, एंड O2 जो है जस्ट क्या है, सफिशियंट है। अब देखो O2 जो है, याद रखना, CO2 और N2 से रिएक्शन नहीं करता है। O2 जो है जस्ट CO से रिएक्शन करता है। तो CO प्लस O2 गिव CO2, हमारे पास ये वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, तो CO हमारे पास AML है। अब उसके लिए O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? O2 जो है वो देखो 2 से 1 रिएक्ट करता है ना, 2:1 रेशियो, तो 2 से 1 रिएक्ट करा तो A से कितना रिएक्ट करेगा, A/2। ठीक है, तो O2 हमारे पास A/2 ml है रिक्वायर्ड। तो जब ये पूरी रिएक्शन हो जाएगी तो CO पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, एंड CO2 यहां पर कितना बन जाएगा, देखो 2 से 2 बनता है ना, 2:2 रेशियो, तो 2 से 2 बनता है, तो इस रिएक्शन से हमारे पास CO2 कितना आ जाएगा, AML आ जाएगा। तो अब देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या है भाई, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितना है बताओ। इनिशियल वॉल्यूम CO का वॉल्यूम, CO2 का, N2 का, इन तीनों का मिला के वॉल्यूम कितना है, तीनों का मिला के 200 ml है। ओके, शुभम बोल रहा है ऑक्सीजन पूरा कैसे खत्म होगा? यार उन्होंने बोला है कि ऑक्सीजन जस्ट सफिशियंट है ना भाई, तो ऑक्सीजन मैंने लिया ही उतना है, A/2 ही लिया है, तो A से तो A/2 ही रिएक्ट करेगा ना। तो इनिशियली 200 ml CO, CO2 और N2 है। इसके अलावा O2 कितना है, O2 हमने लिया है A/2। तो ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया। व्हाट अबाउट फाइनल वॉल्यूम? तो फाइनल वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो देखो हमारे पास CO पूरा खत्म हो गया था। इसके अलावा पहले का CO2 कितना है, पहले का CO2 हमारे पास है B, जो बचा हुआ है। इसके अलावा अभी CO2 कितना बना, अभी CO2 बन गया रिएक्शन से A। तो फाइनली हमारे पास B प्लस A तो हो गया CO2। इसके अलावा पहले का जो N2 है वो भी बचा हुआ है, वो रिएक्शन नहीं हुआ था, तो वो कितना है, 200 माइनस A माइनस B। तो ये कितना हो गया फाइनल वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम हो गया 200। इनिशियल वॉल्यूम था 200 प्लस A/2, एंड फाइनल वॉल्यूम कितना है, 200 है। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा?
वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो जाएगा 200 प्लस A/2 माइनस 200। तो ये कितना आया? दिस इज नथिंग बट A/2। ओके, सो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हो गया? A/2 हो गया। नाउ ये कितना दिया हुआ है हमें? ये जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ये कितना दिया हुआ है? इसकी वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी हमें दी हुई है। कितनी दी है? 40 ml दिया ना। सो A/2 इज इक्वल टू 40 हो गया, तो A यहां से क्या आ गया? 80 ml आ गया। ओके, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो है कितना बोला उन्होंने? 40 ml बोला क्वेश्चन। तो A/2 वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑब्वियसली कितना हुआ? इनिशियल वॉल्यूम इज 200 प्लस A/2, फाइनल वॉल्यूम 200, तो वॉल्यूम A/2 एंड दिस A/2 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए, तो A यहां से आ गया 80। ओके, अच्छा, A की वैल्यू 80 आ गई, मतलब हमें यहां पर वॉल्यूम मिल गया अभी किसका? CO का वॉल्यूम मिल गया है। और क्या चाहिए हमें? तो तीनों का वॉल्यूम चाहिए। तो देखो आगे उन्होंने क्या बोला है कि जब हमारे पास अभी रिजल्टिंग गैस है, अब रिजल्टिंग गैस कौन कौन है भाई? जब रिएक्शन हो गया तो हमारे पास CO2 बचा है और N2 बचा है ना। और CO2 कितना है? CO2 देखो पहले का B है, अभी का A है, तो CO2 हमारे पास कितना है? B प्लस A। ठीक है, एंड N2 कितना है? N2 है 200 माइनस A माइनस B। आयुष बोल रहा है सर व्हाट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन? यार वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब कितना वॉल्यूम कम हुआ। ओके, दैट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हमने पास किया KOH, तो KOH पास करने पर वो फर्दर 50% और रिड्यूस हो गया। जब हमने KOH पास किया तो KOH क्या करता है? सभी को पता होना चाहिए KOH क्या करता है? KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। पता है कि नहीं पता है? यस दुबे बोल रहा है सर क्या रिएक्ट हुआ और क्या नहीं वो नहीं समझा। यस, मैंने बताया कि ऑक्सीजन से जस्ट CO जो है वो रिएक्ट करेगा। CO2 और N2 का रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं होगा, याद रखना है। ओके, CO का रिएक्शन नहीं होता है। अथर्व रहाने बोल रहा है इनिशियल वॉल्यूम 200 प्लस A/2 क्यों हुआ? यार अथर्व, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो किस किस का है? इनिशियल वॉल्यूम किस किस का है? CO, CO2 और N2 का है ना। बट साथ साथ O2 भी तो है ना इनिशियली हमारे पास। ओके, रिएक्शन होने से पहले O2 भी तो है ना। तो CO, CO2 और N2 का तो 200 है, एंड ये जो A/2 है ना ये O2 का है। ओके, सो इनिशियल वॉल्यूम इज 200 प्लस A/2। अच्छा, नाउ जब रिएक्शन हो गया, आकर्षित N2 जो है उसका रिएक्शन नहीं होता है O2 के साथ, मतलब कंबशन नहीं होता है, याद रखना है। वो जो तुम बोल रहे हो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो ऑक्सीडेशन होता है और वो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, नाउ जब ये रिएक्शन हुआ तो हमारे पास रिएक्शन होने के बाद क्या है? CO2 और N2 है इतना। इसमें से ऑब्वियसली पहले का CO2B है, बाद में CO2A और बन गया, तो ये जो है ये CO2 का वॉल्यूम है, एंड ये 200 माइनस A माइनस B जो है N2 का वॉल्यूम है। तो अब इसमें हम KOH पास करेंगे ना। KOH क्या करता है? KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? CO2। ओके, सो KOH विल एब्जॉर्ब CO2। मतलब KOH पास करने पर जो भी रिडक्शन होगा वो CO2 में होगा। तो देखो 200 ml था टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना था? 200 ml था। तो 200 ml में से CO2 एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कितना? वो क्वेश्चन में बोल रहा है 50% एब्जॉर्ब किया गया, ये 50% रिडक्शन हुआ। तो 200 का 50% कितना होगा भाई? 100 ml होगा ना। तो 100 ml को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। 100 ml को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? KOH ने। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है
ये हमारे पास हो गया 100 ml। 200 ml का 50% जो एब्जॉर्ब कर लिया गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा, 100 ml हो गया। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ CO2? इट इज A प्लस B। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है भाई? पहले का CO2 है B, और इसके अलावा रिएक्शन से कितना CO2 बन गया A। तो हमारे पास मिक्सचर में भी कितना CO2 है, A प्लस B है। ओके, सो A प्लस B हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 है, तो A प्लस B शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 100 ml आना चाहिए ना। हमें A की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो B क्या हो गया, इट इज 100 माइनस A। 100 माइनस A मतलब 100 माइनस 80, दैट इज 20 ml। तो CO2 हमारे पास इनिशियली कितना था, CO2 था 20 ml, इनिशियली CO था 80 ml। ठीक है, अब देखो CO का वॉल्यूम मिल गया, मिक्सचर में कितना है, CO2 का वॉल्यूम मिल गया, मिक्सचर में कितना, ऑब्वियसली N2 का वॉल्यूम भी आ जाएगा ना। तो N2 का वॉल्यूम कितना है, 200 माइनस A माइनस B। सो वॉल्यूम ऑफ N2 इज इक्वल टू 200 माइनस A माइनस B, दैट इज 200 माइनस A कितना, A है हमारे पास 80 एंड B कितना है 20, तो ये कितना आ गया 100 ml। तो तीनों का वॉल्यूम आ गया, रेशियो निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन में हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो क्या होगा, N2। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इनिशियली कितना है 20 ml, तो रेशियो आ जाएगा 20:2। देन वॉल्यूम ऑफ CO हमारे पास हमने माना था A, तो वो हो गया 80, और वॉल्यूम ऑफ N2 कितना है 100 ml, तो रेशियो क्या हो गया 1:4:5। ठीक है, सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आयुष बोल रहा है सर कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन ये था आयुष कि हमारे पास एक मिक्सचर है, हमारे पास आयुष एक मिक्सचर है CO, CO2 और N2 का। उस मिक्सचर का हमने ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराया, और जब कंबशन कराया तो ऑक्सीजन जो सफिशिएंट अमाउंट लिया हमने। कंबशन कराने के बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ वॉल्यूम का 40 ml। फिर बची हुई जो गैसेज हैं उनको KOH से पास कर दिया, तो KOH से पास करने के बाद 50% और कम हो गया वॉल्यूम। तो हमें CO जो इनिशियली मिक्सचर था उसमें CO2, CO और N2 का रेशियो क्या है वॉल्यूम का, वो निकालना है। तो हमने A ml इनिशियली CO मान लिया मिक्सचर में है, B ml CO2 मान लिया, और 200 माइनस A माइनस B जो है वो N2 मान लिया है। टोटल 200 था। CO जो है उसका रिएक्शन हुआ O2 के साथ, बाकी कोई O2 से रिएक्शन नहीं करेगा, और O2 लिया जस्ट सफिशिएंट। तो हमने CO लिया है A ml, तो उसके लिए ऑब्वियसली O2 कितना रिक्वायर्ड होगा, A/2। क्यों भाई, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो यहाँ पर 2:1 है, तो 2 से 1 रिएक्ट करता है, मतलब A से कितना करेगा, A/2 करेगा। स्टोइशियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, तो इस टाइप से CO और O2 जो है खत्म हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा हमारे पास AML। तो इनिशियली हमारे पास क्या था, इनिशियली ये तीनों मिला के CO, CO2 एंड N2 मिला के 200 था। इसके अलावा O2 भी था, कितना, A/2। तो इनिशियली वॉल्यूम कितना है 200 प्लस A/2 है। इसके अलावा फाइनल वॉल्यूम क्या है, तो फाइनली देखो CO और O2 तो पूरा कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, तो हमारे पास क्या है फाइनली CO2 है, कितना बनना है AML। इसके अलावा पहले का CO2 भी है, वो उसका कुछ नहीं हुआ, और पहले का N2 है उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो ये देखो, ये हमने जब ऐड किया फाइनल वॉल्यूम तीनों का, तो कितना आ गया 200 आ गया। तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास था 200 प्लस A/2, एंड रिएक्शन होने के बाद वॉल्यूम आया 200, तो कितना वॉल्यूम कम हो गया, दैट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जब माइनस किया तो A/2 आ गया वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। एंड वो क्वेश्चन में उन्होंने 40 ml दिया था, क्वेश्चन में कितना दिया 40 ml, तो A/2 इज 40 ml, तो A आ गया 80। तो A की वैल्यू पता चल गई, मतलब मिक्सचर में कितना
CO है वो पता चल गया। इसके अलावा वो बोल रहा है कि जब हम KOH पास कर रहे हैं तो 50% और रिडक्शन हो गया। अभी देखो हमारे पास कितना वॉल्यूम है, फाइनली 200 ml ही है। इस 200 ml में अगर हम KOH पास करेंगे तो 50% और वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब 100 ml ही बचेगा। तो 100 ml खत्म हो जाएगा, 100 ml बचेगा। तो बेसिकली KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब 200 में से 100 ml CO2 था। तो CO2 था। अब CO2 का वॉल्यूम एक्चुअली था कितना, तो CO2 हमारे पास BML तो पहले का था और AML रिएक्शन से बन गया था। तो CO2 हमारे पास टोटल कितना है, A प्लस बी। ओके, सो ये 100 ml जो है ये क्या होना चाहिए, A प्लस बी होना चाहिए। तो A प्लस बी इक्वल टू 100। हमें A की वैल्यू ऑलरेडी पता चल गई थी, तो B की वैल्यू भी पता चल जाएगी। एंड B क्या है, B है CO2 का इनिशियल वॉल्यूम। ओके, B यहां पर क्या है, CO2 का इनिशियल वॉल्यूम। इसके अलावा ऑब्वियसली A और B पता चल गया तो वॉल्यूम ऑफ N2 भी पता चल जाएगा। तो हमारे पास ये सब आ जाएगा। आकर्षित थिंकिंग प्रोसेस ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एंड स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ ना। तुम्हारे पास जब O2 उन्होंने दिया हुआ, क्वेश्चन में उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, CO CO2 N2 दिया है। इसके अलावा जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 के साथ कंबशन करा रहे हो तो कंबशन कराना है तुम्हें। ठीक है, अब कंबशन हुआ तो कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो भी उन्होंने दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्शन निकालो। फिर उसके बाद CO2 पास करोगे तो CO2 पास करने पर सॉरी KOH पास करोगे तो KOH पास करने पर फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो वो चीज लेके जाओ कि KOH पास करने पर क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके हिसाब से ही चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आकर्षित याद रखना है भाई, कंबशन जो है वो N2 का नहीं होता है, मतलब CO के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ CO का ही रिएक्शन होगा इन तीनों में से, वो याद रखना है। वो नॉलेज बेस्ड चीज है। अब मैंने तुम्हें बता दी, तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि CO2 का रिएक्शन नहीं होता O2 से, और ना ही N2 का रिएक्शन होगा, मतलब कंबशन होगा। N2 का ऑक्सीडेशन होता है और वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेन ml of a compound containing nitrogen and oxygen। तो हमारे पास एक कंपाउंड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, उसका वॉल्यूम 10 ml है। मान लो कंपाउंड है NXOY। ओके, मान लो कंपाउंड क्या है, NXOY। नाउ इट इज मिक्स्ड विथ 30 ml ऑफ H2। तो इसका रिएक्शन हुआ H2 के साथ। ठीक है, तो NXOY प्लस H2। तो रिएक्शन से क्या बना उन्होंने खुद ने दिया हुआ है, रिएक्शन से H2O बन गया और N2 बन गया। ठीक है, तो H2O लिक्विड प्लस N2 गैस। नाउ अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो देखो नाइट्रोजन कितना है, X है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन कितना आना चाहिए, X आना चाहिए। तो नाइट्रोजन X कैसे आ सकता है, जब हम यहाँ पर क्या लिख दे, X/2 लिख दे, तभी तो X आएगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया। अभी ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें, तो इधर ऑक्सीजन क्या है भाई, ऑक्सीजन है Y। तो राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन Y होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड ऑक्सीजन Y कब होगा, जब हम यहाँ पर लिख देंगे Y। अच्छा, H2, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड कितना है, 2Y है। ठीक है, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन 2Y है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हाइड्रोजन 2Y होना चाहिए। तो तभी होगा जब इधर H2 के आगे Y लिख देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि 10 ml ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसका वॉल्यूम 10 ml है, इज मिक्स्ड विथ 30 ml ऑफ H2। तो इसका रिएक्शन हुआ 30 ml ऑफ H2 के साथ टू प्रोड्यूस H2O लिक्विड एंड 10 ml ऑफ N2। तो N2 बना 10 ml। ठीक है, तो बस हो गया। ऑब्वियसली अब यहां पर साफ साफ हम देख सकते हैं कि यार 1 से Y रिएक्ट करता है,
1 से कितना रिएक्ट करता है y। ओके, तो 10 से कितना रिएक्ट करेगा बताओ। अगर 1 से y रिएक्ट करता है तो 10 से कितना रिएक्ट करेगा, 10y करेगा ही नहीं करेगा। मतलब ये 30 ml का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 10y के इक्वल। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ गया 3। इसी टाइप से देखो यहां पर 1 से x/2 बनता है ना, nx oy का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और n2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x/2। तो 1 से x/2 बनता है, 1 से x/2 बनता है तो 10 से कितना बनेगा भाई, 1 से x/2 बनता है तो 10 से बनेगा 10x/2। 1 से कितना बन रहा था, 1 से बन रहा था x/2, तो 10 से कितना बनना चाहिए, 10 टाइम्स ऑफ x/2। तो ये 10 ml जो बना है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 10x/2 के इक्वल। तो यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है। तो फॉर्मूला आ गया ना, फॉर्मूला क्या हुआ, N2O3। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 42। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole mixture of CH4 and air, तो हमारे पास CH4 एंड एयर का मिक्सचर है। वाई कैसे निकाला नहीं आया सर, वाई प्लीज समझा दो ना यार, इजी तो है भाई। यस, वाई कैसे निकाला, ये देखो ना, यस यार, एक से कितना रिएक्ट करता है, स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन देखो ना दोनों का, NX और वाई और H2 का स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन का रेशियो 1:y है ना। स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, 1 ml से y ml रिएक्ट करता है, तो 1 से y करता है तो भाई 10 से कितना करेगा यार, यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 से y करता है तो 10 से कितना करेगा, 10y रिएक्ट करेगा ना। तो ये जो 30 ml है इसकी वैल्यू 10y के इक्वल होनी चाहिए। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई ना। ठीक है, 10xy क्यों होगा यार, 10xy क्यों होगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, इसका 1 है और इसका y है। इसका 1 स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और इसका y है। अगर इसका 1 रिएक्ट करता है तो इसका y करता है, अगर इसका 2 रिएक्ट करता है तो इसका 2y रिएक्ट करता है, अगर इसका 3 रिएक्ट करता है तो इसका 3y रिएक्ट करता। तो अगर इसका 10 रिएक्ट करेगा तो इसका 10y करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ CH4 एंड एयर, तो हमारे पास CH4 है एंड एयर है, दोनों का 1 मोल है मिला के। ऑब्वियसली एयर में क्या है, N2 एंड O2 है, तो दोनों का मिला के 1 मोल है। मान लो इसका X मोल है या A मोल है, चलो इसका मान लो A मोल है, तो एयर का क्या होगा, 1 माइनस A मोल होगा। ओके, एयर का क्या हो गया, 1 माइनस A मोल हो गया। अब उसमें 80% N2 है, 80% क्या है, N2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा भाई, इसका 80%, मतलब 0.8 टाइम्स ऑफ 1 माइनस A। एंड 20% है O2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा, 0.2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस A। तो CH4 के मोल्स पता है, N2 के मोल्स पता है, O2 के मोल्स पता है। नाउ तो 1 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोजिशन,
such that when underwent combustion gave maximum heat, assumption combustion of only CH4, then which of the following statement are correct? तो देखो मैक्सिमम हीट जो है रिलीज होगा, एक्चुअली क्या कंबशन रिएक्शन से हीट रिलीज होता है, ओके, सो मैक्सिमम हीट इज रिलीज्ड, दैट इज कंप्लीट कंबशन हुआ है, मैक्सिमम हीट रिलीज हुआ है मतलब कंप्लीट कंबशन हुआ है। ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो CH4 का O2 से रिएक्शन होगा और उससे बनेगा CO2 प्लस H2O, बैलेंस करेंगे, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, देन ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो ये आ गया। तो हमारे पास CH4 के CH4 के कितने हैं, A मोल है, तो CH4 के अगर A मोल है तो देखो 1:2 रेशियो है ना, CH4 और O2 का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 1 मोल नहीं है, 1 मोल मिक्सचर का है भाई, 1 मोल पूरे मिक्सचर का है, उसमें CH4 के हमने A मोल माने। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है CH4 एंड O2 का क्या है, 1:2 है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 2 मोल रिएक्ट करता है, ओके, 1 मोल से कितना मोल रिएक्ट करता है, 2। नाउ हमने कितना लिया है, हमने A मोल लिया है CH4 का, तो उससे O2 कितना रिएक्ट करेगा बताओ, O2 का 2A मोल रिएक्ट करेगा, ओके, 1 मोल से 2 मोल रिएक्ट करता तो A मोल से कितना रिएक्ट करेगा, 2A मोल, और O2 हमने लिया कितना है भाई, O2 के मोल्स हमारे पास हैं कितने, 0.2 इंटू 1 माइनस ए, तो ये जो O2 के मोल्स हैं ये रिएक्शन से आए 2A, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0.2 इंटू 1 माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0.2 इंटू 1 माइनस ए। ना यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लो, ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट, ए का वैल्यू क्या है, हो गया देखो 2A इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1 माइनस ए, तो ए का वैल्यू क्या है, 2A इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.2A, या फिर ये आ गया 2.2A इज इक्वल टू 0.2, तो ए क्या आ गया, 0.2 डिवाइड बाई 2.2 दैट इज 1/11, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 1/11 आ गया, ओके, ए का वैल्यू क्या आ गया, 1/11 आ गया। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, CH4 मतलब तीनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 आ गया ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 क्या लिया था हमने, A लिया था, दैट इज 1/11। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर हमने क्या लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर हमने लिया 1 माइनस ए, ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इज 1 माइनस ए, दैट इज 1 माइनस 1/11, हम बोल सकते हैं 10/11, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर हो गया। व्हाट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, इट इज 0.8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर, तो ये आ गया 8/11, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो है वो आ जाएगा 2/11, 0.2 टाइम्स ऑफ 10/11 मतलब 2/11, ठीक है, तो तीनों के मोल्स आ गए। एयर के 10 मोल्स लेके अज्यूम स्टार्ट क्यों करना है भाई, क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 मोल मिक्सचर ही दिया है ना यार, मिक्सचर में 1 मोल ऑफ मिक्सचर, सॉरी मिक्सचर का ही 1 मोल दिया है, तो तुम एयर का 10 मोल क्यों अज्यूम करोगे, स्टार्टिंग में O2 के मोल्स कैसे निकाले थे यार, दिया था ना भाई एक तरह से, उन्होंने बोला है CH4
और एयर का मिला के CH4 और एयर का मिला के कितना है 1 मोल है। हमने उसमें CH4 का A मोल मान लिया, तो बचा हुआ फिर किसका होगा, एयर का मोल होगा। अब एयर में वो क्या बोल रहा है कि 80% जो है वो नाइट्रोजन है, तो 1 माइनस ए का 80% हो गया नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन, मतलब ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेसिकली हमें CH4, N2 और O2 तीनों के मोल्स पता चल गए। अब वो क्या बोल रहा है कि 1 माइनस ए क्यों किया, अरे यार टोटल मोल्स भाई जब 1 है, यस, CH4 और एयर दोनों के मोल्स मिला के 1 है, तो CH4 का अगर ए है तो फिर एयर का क्या होगा, अगर CH4 के ए मोल्स हैं तो एयर का क्या हो जाएगा बता, 1 माइनस ए नहीं होगा क्या। तो CH4 के ए मोल्स माने थे, एयर का 1 माइनस ए हो गया, देन एयर से हमने N2 और O2 के मोल्स पता कर लिए, तो N2 और O2 के मोल्स पता चल गए, देन यहाँ पर ऑब्वियसली रिएक्शन हुआ एंड रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि 1 मोल से CH4 के 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं। तो CH4 के अगर हम A मोल्स ले लेते हैं तो O2 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, 2A मोल्स। ओके, तो O2 के 2A मोल्स रिएक्ट करने चाहिए एंड जो ऑब्वियसली हमें पता है कितने हैं, 0.2 इंटू 1 माइनस ए है, तो उसको इक्वेट कर दिया एंड ऑब्वियसली इक्वेट करने के बाद हमें ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ए का वैल्यू मिल गया, बस सभी आ गया। ओके, चले आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो यूडियोमेट्री में वैसे जनरली हम वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो का रेशियो जो है उसको मोल्स का रेशियो लिया करते थे पहले। स्टोइशियोमेट्री में हम क्या करते थे, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है उसी रेशियो में मोल्स रिएक्ट होते थे। यूडियोमेट्री में हमने क्या कर लिया है, मोल्स की बजाय हम वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, गैस के लिए, है ना। फॉर गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो V1 by V2 इज नथिंग बट N1 by N2, यही है ना। लेकिन देखो क्या है, ये कब है, ये कब यूज करते हैं, जब हमारे पास P एंड T जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, प्रेशर और टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इज नथिंग बट वॉल्यूम का रेशियो। ओके, एंड नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होता था, इट वाज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, है ना। रिएक्शन के लिए क्या है, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो। तो ये वॉल्यूम के लिए करते हैं जनरली हम। लेकिन अगर देखो क्या है, अगर हमारे पास वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स कब, एट कांस्टेंट V एंड T। वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रेशर का रेशियो इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। ठीक है, तो ये 44 क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, मतलब जैसे हम वॉल्यूम के लिए कर रहे थे वैसा ही प्रेशर के लिए भी कर लेंगे। ओके, जैसे हम वॉल्यूम वाले केस में करते हैं ना, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम वॉल्यूम के हिसाब से कर लेते हैं, वैसा ही प्रेशर के हिसाब से कर लेंगे। तो दिया है ना यार क्वेश्चन नंबर 44 में भाई, 44 में दिया तो है, एट सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट अगर रहता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इज नथिंग बट प्रेशर का रेशियो। ओके, एंड नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होता था, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होता था रिएक्शन के लिए। तो देखो हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर में हमारे पास C2H2 एंड C3H8 है। ठीक है, ये मिक्सचर में हमारे पास है।
ऑक्यूपाइड ए सर्टेन वॉल्यूम एट 80 mm Hg, तो दोनों का प्रेशर मिला के कितना है 80 mm है। तो इसका मान लो ए है, इसका मान लो बी है, तो ऑब्वियसली ए प्लस बी कितना होगा, इसका ए mm ले लिया, इसका बी mm ले लिया, तो ए प्लस बी मिला के कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 1। द मिक्सचर वाज कंप्लीटली बर्न टू CO2 एंड H2O लिक्विड। अब इन दोनों का रिएक्शन हुआ एंड रिएक्शन से क्या बना, CO2 और H2O बना। ठीक है, तो रिएक्शन करा देते हैं। क्या क्या हमारे पास C2H2 है एंड C3H8 है, दोनों का रिएक्शन कराते हैं। तो C2H2 plus O2 gives CO2 plus H2O। H2O लिक्विड है, बाकी सभी गैस में है, दिया हुआ है उन्होंने। तो 2 कार्बन है, तो इधर 2 आ गया। हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। इसके अलावा ऑक्सीजन देखो राइट हैंड साइड कितने हो गए, 2 + 1 5 हो गए ना, तो राइट हैंड साइड 5 ऑक्सीजन है, तो इधर लिख दो 5/2। ठीक है, सो ये हमारे पास बैलेंस हो गई रिएक्शन। H2O लिक्विड है, बाकी गैस है। इसी टाइप से दूसरा है हमारे पास C3H8, तो C3H8 plus O2, तो क्या बनेगा, यहां पर भी CO2 बनेगा एंड H2O बनेगा। कार्बन बैलेंस है, देखो 3 था तो इधर 3 कर दिया, इसलिए कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो इधर कितना हाइड्रोजन लिखेंगे 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया। इसके बाद ऑक्सीजन देखो 6 + 4 10 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 10 आना चाहिए, तो इधर लिख देंगे 5, ये बैलेंस हो गया। तो अभी हमने C2H2 का A mm लिया था प्रेशर और C3H8 का B mm लिया था। तो जब ये रिएक्शन हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि व्हेन द प्रेशर ऑफ CO2 वाज फाउंड टू बी 230 mm Hg। रिएक्शन के बाद CO2 का जो प्रेशर मिला वो 230 mm ऑफ Hg मिला। तो देखो 1 से 2 बनता है, 1 से कितना बनता है 2, तो A से कितना बनेगा 2A। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन की वजह से CO2 का कितना प्रेशर आएगा 2A। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन से देखो C3H8 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 एंड CO2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो 1 से 3, 1 से 3, तो B से कितना आएगा, B से आएगा 3B। तो हमारे पास जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फर्स्ट रिएक्शन की वजह से CO2 का जो प्रेशर आएगा वो 2 mm आएगा और सेकंड रिएक्शन की वजह से CO2 का प्रेशर 3 mm आएगा। तो दोनों मिला के कितने होने चाहिए, क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि CO2 का जो प्रेशर है वो है 230 mm। तो ये हमारे पास 2A + 3B हो गया 230 mm। तो दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन है A + B = 80 और दूसरी इक्वेशन है 2A + 3B = 230। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 70। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी और A की वैल्यू आ जाएगी 10। ओके, तो सॉल्व करने पर B आ गया 70, A आ गया 10। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ C2H2। ओके, फ्रैक्शन ऑफ C2H2, तो ये तो हमें प्रेशर मिला है। व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ C2H2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो चलो इसके लिए हम पार्शियल प्रेशर के हिसाब से देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H2 इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H2 क्या हो जाएगा, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H2 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। C2H2 का प्रेशर कितना लिया था हमने, C2H2 का प्रेशर कितना लिया था AMM, और टोटल प्रेशर कितना है ऑब्वियसली A + B। ओके, तो A डिवाइड बाय A + B, और A + B हमें पता 80 है, तो A की वैल्यू कितनी आई थी
ए की वैल्यू आई थी 70, ओके नहीं सॉरी, ए की वैल्यू 10 आई थी, तो 10 डिवाइड बाय 80, तो 1/8 जो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो गया C2H2 का। ओके, तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एंड में बोला है ना यार, द फ्रैक्शन ऑफ C2H2 इन द मिक्सचर इज आर्यन। आर्यन एंड में क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ C2H2 पूछा है ना। यस, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 60 करा दूं और कोई डाउट नहीं है तुम्हें? ठीक है तो करा देते हैं। 60 में क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं है, 60 बीजी है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूडियोमेट्री वाला पार्ट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ CH4 इज दिस, व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ H2। देखो VRMS क्या है, VRMS इज रूट ऑफ 3RT/m। तो अगर हमें एक का स्पीड पता है, दूसरे का कैसे निकालें? तो टेम्परेचर जो है, यस टेम्परेचर इज सेम, तो VRMS ऑफ H2 डिवाइड बाय VRMS ऑफ CH4 इज इक्वल टू, देखो टेम्परेचर सेम है, आर भी सेम है, तो सब पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट शुड बी इक्वल टू मोलार मास ऑफ CH4 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ H2। तो व्हाट इज मोलार मास ऑफ CH4? CH4 का 16 एंड मोलार मास ऑफ H2 इज 2, तो VRMS ऑफ H2 क्या आ जाएगा? VRMS ऑफ H2 इज रूट ऑफ 8 टाइम्स ऑफ VRMS ऑफ CH4। तो रूट 8 मीन्स 2√2, दैट इज 2 into 1.4, एंड VRMS ऑफ CH4 कितना दिया है? इट इज गिवन एज 0.56। तो देख लो कितना आ रहा है, 2.8 into 0.56 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं FBO का बाकी पार्ट। यार शुभम, अभी देखो हर एक बोलेगा मुझे एक एक क्वेश्चन में डाउट है, तो फिर कैसे चलेगा? मैंने एक ले लिया है, अभी हम सारे क्वेश्चन करा देते हैं। केवल हम बुकलेट डिस्कस कर रहे हैं अभी, थियोरेटिकल डाउट नहीं ले रहे। नाउ 45 में क्या है, EK इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, देन तो देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होता है? इट इज 3/2 RT। ओके, यही होता है ना, 3/2 RT होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन PV इक्वल टू NRT से ये क्या आ जाएगा, 3/2 PV भी आ जाएगा। तो यहां से P क्या हो जाएगा, या PV क्या हो जाएगा, इट इज 2/3 टाइम्स ऑफ EK। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 45। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट वाले में C ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 46 में क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोल, ए मोल मतलब 1 मोल की बात हो रही है, एक्चुअली इट इज 1 मोल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन कैलोरीज, तो देखो काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होगा, इट इज 3/2 RT। नाउ याद रखना,
आर की वैल्यू जो है कैलोरी में होती है 2। ओके, आर की वैल्यू कैलोरी में क्या होती है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज 3 टाइम्स ऑफ टी। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? हमने क्या किया यहाँ पर, हमने आर जो है उसको 2 पुट किया है। ओके, कैलोरी में होती है वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? 3 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। Then question number 47. A sample of gas is at 0 degree. The temperature at which RMS speed of molecule will be doubled. तो देखो, जैसा हमने बताया थोड़ी देर पहले, VRMS is equal to root of 3RT by M। तो VRMS डबल होगा किस टेम्परेचर पर, वो ये पूछ रहा है। तो बेसिकली V2 by V1 is equal to क्या होगा, रूट ऑफ T2 by T1। नाउ V2 by V1 is nothing but 2। ठीक है, तो 2 is equal to रूट ऑफ T2 by T1। नाउ स्क्वायर लेंगे तो 4 इज इक्वल टू आ गया T2 बाई T1। तो यहाँ से T2 क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ T1। तो 4 टाइम्स ऑफ T1, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री, मीन्स कितना केल्विन है, 273 केल्विन। तो कितना हो गया ये, वन 1092 केल्विन हो गया। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये, 819 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन। सर प्लीज गो ऑन 47 46 सम फॉर 1 सेकेंड। ओके, सर प्लीज एक्सप्लेन सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में भाई क्या है, VRMS क्या होता है, रूट ऑफ 3RT बाई M होता है ना। तो मोलार मास तो सेम है, R भी सेम है। तो वो बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पर RMS स्पीड डबल हो जाएगी। ठीक है, तो सब सेम है, तो V2 बाई V1 जो है वो क्या होना चाहिए, रूट ऑफ T2 बाई T1 होना चाहिए। और V2 बाई V1 की वैल्यू उन्होंने 2 दी है, डबल बोला है ना, तो उसको 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से फिर T2 बाई T1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर करके 4 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या था, टेम्परेचर एट विच H2 हैज सेम RMS स्पीड एज दैट ऑफ O2 एट NTP। तो VRMS ऑफ H2 जो है इज इक्वल टू होना चाहिए VRMS ऑफ O2, बट टेम्परेचर ऑब्वियसली अलग है। तो रूट ऑफ 3RT अपॉन मोलार मास जो है 2 हो गया, इज इक्वल टू रूट ऑफ 3R, यहाँ पर टेम्परेचर इज 273 केल्विन, डिवाइड बाय मोलार मास इज 32। ठीक है, सो रूट स्क्वायर करेंगे एंड देन 3R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T क्या आएगा यहाँ से, T इज 273 इंटू 2 बाय 32।
ये हम बोल सकते हैं 273/16। तो इतना केल्विन टेम्परेचर होगा। क्या है ये वैल्यू? 1। ठीक है, सो इट इज 17 केल्विन। सो 48 में 17 केल्विन मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ व्हाट इज 49? In a closed vessel, a gas is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin. The kinetic energy becomes, तो देखो kinetic energy क्या है? Kinetic energy is 3/2 RT या nRT, नंबर ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी की मान लो अगर हम बात करेंगे। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 nRT। तो टेम्परेचर हमने डबल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑब्वियसली K2/K1 इज नथिंग बट T2/T1। तो T2/T1 क्या है? 600 केल्विन किया 300 केल्विन से, तो डबल किया ना। तो अगर हमने टेम्परेचर डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ओके, सो ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट है 49। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वुड हैव द हाईएस्ट आरएमएस स्पीड एट 0 डिग्री? तो वीआरएमएस जो है, जैसा हमने कई बार फॉर्मूला लिखा है, इट इज √3RT/m। तो जिसका मोलार मास सबसे कम होगा, ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जिसका मोलार मास सबसे कम होगा उसकी वीआरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे कम मोलार मास किसका है? सीओ का। ओके, सबसे कम मोलार मास किसका है? सीओ का, तो उसका वीआरएमएस सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, द रेशियो ऑफ आरएमएस टू एवरेज स्पीड क्या होगा? तो वीआरएमएस अपॉन वी एवरेज हमें पता करना है। नाउ ऑब्वियसली √3RT/m होता है ये, एंड वी एवरेज क्या होता है? √8RT/m। ठीक है, तो RT/m वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? इट इज 3π/8। ओके, एंड दैट इज 1.086। सर ने बताया भी होगा ये वैल्यू। सो 51 में ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। On increasing temperature, the fraction of total gas molecules which has acquired most probable velocity will, तो ग्राफ तुम्हें शायद पता ही होगा सबको। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास पहले ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, एंड अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे हो जाता है। दिस इज T2 एंड दिस इज T1, T2 ग्रेटर देन T1। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। वीएमपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फ्रैक्शन पहले से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले हमारे पास फ्रैक्शन ये आ रहा था, एंड बाद में जो फ्रैक्शन है वो क्या आएगा? पहले से कम आएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है वीएमपी वालों का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। टेम्परेचर बढ़ाने पर वीएमपी वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 52। नाउ 53 जो है, सर प्लीज एक्सप्लेन 52 अगेन। राज, ग्राफ याद है क्या तुम्हें? ग्राफ याद है, सर ने बनाया होगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। तो ग्राफ देखो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। पहले वीएमपी ये कुछ था, अभी वीएमपी ये हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गई। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो कम हो गए, उनके फ्रैक्शन कम हो गए। पहले इतने मॉलिक्यूल्स का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी था, अभी इतने मॉलिक्यूल्स का ही होगा। वाई एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आता है। ओके, सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, वीएमपी वाला। ओके,
अंशुल हम तो पूरा ट्राई करेंगे 71 तक डिस्कस करने की। लेट्स सी कितना टाइम बचता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में भी यही फिर से वही चीज आ गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट ए इन द कर्व शिफ्ट टू द हायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इफ। तो वही बात हो रही है, मैं फिर से सेम ग्राफ बना देता हूं। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। अब काफी लोग बोलते हैं कि सर टेम्परेचर बढ़ाया तो बाकी चीजें भी बढ़ती है ना। ये T1 है, ये T2 है, T2 ग्रेटर देन T1। तो हमने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर V को बढ़ाएंगे तो भी तो ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि V बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या ऐसा है क्या? अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या टेम्परेचर बढ़ता है क्या? प्रेशर बढ़ाने पर क्या टेम्परेचर बढ़ता है? प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। सेम चीज वॉल्यूम के साथ भी है, वॉल्यूम बढ़ाने पर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उल्टा है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ये करेक्ट है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट ये करेक्ट नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर एंड वॉल्यूम बढ़ सकता है, बट प्रेशर एंड वॉल्यूम बढ़ाने पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ओके, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर ही वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ाने पर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। ये हम बोल सकते हैं ये जो ग्राफ है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट कब होगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54। The kinetic energy of n molecules of O2 is x joule at minus 123 डिग्री सेल्सियस। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। ओके, तो इनिशियली हमें क्या बोला है कि O2 के n मॉलिक्यूल्स हैं, तो n मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? x है, तो x इज इक्वल टू 3/2। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे भाई? n मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू r इंटू टेम्परेचर इज -123 डिग्री। -123 मतलब कितना केल्विन हुआ? 150 हो गया क्या? या सो 150 केल्विन। सो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ another sample of O2 at 27 degree has a kinetic energy of 2x joules। तो हमारे पास दूसरी कोई मतलब दूसरी O2 गैस है और उसका कितना है? 2x काइनेटिक एनर्जी है। तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो देखो 2x अगर काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 n। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या लें? मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम ले लेते हैं p ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज p डिवाइड बाय n इंटू r। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x कितना हो गया भाई? तो 2 इंटू 3/2 n/na इंटू r इंटू 150 इज इक्वल टू 3/2 p/na इंटू r इंटू 300। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ रही है? p की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो गया, na से na कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, एंड ऑब्वियसली 300 से 300 कैंसिल आउट हो गया। तो p की जो वैल्यू वो कितनी आई? p की वैल्यू आ रही है n के इक्वली। ओके,
सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं, एन ही हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। N2, ठीक है N2 ले लेते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा हुआ है तो N2 ले लो, चलो N2 ले लो। ठीक है N2 ले लिया, तो N2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, N2 की वैल्यू N के इक्वल आ गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है कितने आ रहे हैं, N ही आ रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 54। नाउ तो 55 में क्या था, रेशियो बिटवीन द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ H2 एट 50 केल्विन एंड O2 एट 800 केल्विन। तो आरएमएस स्पीड ऑफ H2 डिवाइड बाय आरएमएस स्पीड ऑफ O2, तो कितना आएगा, तो रूट ऑफ 3RT, 3RT। टेम्परेचर कितना H2 का 50 केल्विन है, डिवाइड बाय मोलार मास 2, एंड यहां पर डिवाइड करेंगे, सो 3RT, टेम्परेचर इज 800 केल्विन एंड मोलार मास इज 32, तो ऑब्वियसली 3R वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा ये, दिस इज 25 डिवाइड बाय 800 एंड ये 32 ऊपर गया, तो कितना आया, 1 आ रहा है क्या, 1 आ रहा है ना। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 55। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। लेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T डिग्रीज V नॉट। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, इट इज रूट ऑफ 2RT बाय M। ठीक है, सो V नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2R, टेम्परेचर कितना दिया है T प्लस 273, केल्विन में सब्स्टिट्यूट करना होता है, डिवाइड बाय मोलार मास H2 का कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो V नॉट क्या आया, इट इज R इंटू T प्लस 273। सो ये V नॉट आ गया। अब क्या है, हमें निकालना है आरएमएस स्पीड। नाउ आरएमएस स्पीड जो है वो निकालना है, लेकिन किसका, देखो सपोज ऑल द मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू एटम्स, सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स में डिसोसिएट हो गए, तो H2 नहीं है, बाद में क्या है H है, तो H का मोलार मास क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो Vrms इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT, 3RT। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है, यस ये VMP का फॉर्मूला था ऊपर, तो टेम्परेचर कितना है 2T प्लस 273 केल्विन, तो 2T प्लस 273 सॉरी डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 और ऐड कर दिया, डिवाइड बाय मोलार मास क्या है अभी, मोलार मास H2 नहीं है, बाद में H है वो, तो मोलार मास 1 हो गया, तो ये क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट 6R इंटू T प्लस 273। ठीक है, दिस इज 6R इंटू T प्लस 273, ऑब्वियसली क्या हो गया ये, दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ 6 टाइम्स ऑफ V नॉट। ओके, क्योंकि R इंटू T प्लस 273 का रूट क्या है, V नॉट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रूट 6 टाइम्स ऑफ V नॉट। सो 56 में डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57।
An ideal gas molecules is at present 27 degree. By how many degrees centigrade its temperature should be raised so that Vrms, Vmp and Vaverage all may double? जैसा हमने बताया था कि कोई भी वेलोसिटी ले लो, जितनी भी वेलोसिटी है सभी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है. ओके, सो V2 बाय V1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट ऑफ T2 बाय T1 होना चाहिए. तो V2 बाय V1 इज 2. सो टेम्परेचर कितना टाइम्स हो जाना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम्स होना चाहिए. तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री मीन्स 300 केल्विन. तो फाइनली टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1200 केल्विन होना चाहिए. तो कितने डिग्री से बढ़ना चाहिए टेम्परेचर, तो डेल्टा टी कितना होना चाहिए, 1200 माइनस 300 दैट इज 900 केल्विन. तो टेम्परेचर 900 केल्विन से बढ़ाना चाहिए. तो कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ना चाहिए बताओ, 900 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए तो कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ना चाहिए. अगर टेम्परेचर को 900 केल्विन से बढ़ा रहे हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं, 900 डिग्री सेल्सियस से ही बढ़ाएंगे, याद रखना. ओके, जितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते उतने ही केल्विन में भी बढ़ता है. इसको तुम एग्जांपल से देखो, अगर हमने टेम्परेचर को 1 डिग्री से 2 डिग्री किया, 1 डिग्री से 2 डिग्री किया तो हमने 1 डिग्री बढ़ाया ना, हमने कितना बढ़ाया, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया. तो क्या केल्विन में हमने उसे 274 केल्विन बढ़ाया है क्या, नहीं ना. पहले हमारे पास कितना केल्विन था, 274 केल्विन था और उससे 275 केल्विन किया है ना. तो टेम्परेचर का डिफरेंस जो है डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही रहता है. जितने डिग्री सेल्सियस से तुम बढ़ाओगे उतने ही केल्विन से भी बढ़ेगा. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 57 हो गया. Now question number 58. If the most probable speed is represented by by MPS and fraction of molecules possessing the speed by F, बताया हमारे पास ग्राफ में भी बताया ना, हमने क्या बोला ग्राफ से कि हमारे पास पहले ऐसा ग्राफ है एंड टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से हो गया. ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है एंड वी स्पीड में अगर हम देखेंगे तो वीएमपी जो है बढ़ गया, वीएमपी जो है अपने पास क्या हो गया, बढ़ गया, बट फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया. ओके, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वीएमपी जो है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो फ्रैक्शन है, वीएमपी का जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो वीएमपी बढ़ता है बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होता है. देन क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following statement concerning the kinetic theory of gases are correct? Molecules make elastic collision with each other and with the wall of their container. The average kinetic energy of large number of molecules of mass m is proportional to m raised to half at given temperature. Obviously second वाला wrong है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है. इसके अलावा थर्ड क्या है, the molecules of a gas are in constant random motion. This is correct. All the molecule of gas have same kinetic energy at a given temperature. This is wrong. Wrong है ना लास्ट वाला, सभी मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम थोड़ी होता है, अलग अलग होता है ना, उनका वेलोसिटी अलग अलग है, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, अलग अलग होगा. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 59 में, 59 में फर्स्ट वाला करेक्ट है और थर्ड वाला करेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन. ठीक है, 60 वाला ऑलरेडी हम करा ही चुके हैं.
What is 61? Assuming that container is filled with mixture of SO3 and neon, the molecular weight of SO3 is this and atomic weight of neon is this. The average velocity of an SO3. तो SO3 और Ne नियोन का अगर हम वेलोसिटी कंपेयर करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ SO3 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ नियोन इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ नियोन डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ SO3. तो क्या आ जाएगा ये? मोलार मास ऑफ नियोन इज 20, मोलार मास ऑफ SO3 इज 80. सो दिस इज रूट ऑफ 1/4 या हम बोल सकते हैं 1/2. तो वेलोसिटी ऑफ SO3 जो है वो नियोन का क्या है? हाफ है. ठीक है, नियोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका हाफ होगा SO3 का वेलोसिटी. ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट है. Now question number 62. Considering two 1 liter flask, one containing O2 and other containing helium, each at STP, which of the following statement is not true regarding these gases? तो एक में O2 है, एक में helium है. Each flask contains the same number of atoms or molecules. सेम मॉलिक्यूल्स होंगे क्या? ऑब्वियसली सेम होंगे ना, क्योंकि कंडीशन सेम है. ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट है. द गैसेज इन ईच फ्लास्क हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी. बराबर है क्या? टेम्परेचर सेम है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी. द गैसेज इन ईच फ्लास्क हैव द सेम डेंसिटी. डेंसिटी सेम होगी क्या? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज PM/RT. तो सेम होगी क्या ये? नहीं ना. ऑब्वियसली किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? जिसका मोलार मास ज्यादा है. तो ऑब्वियसली O2 का मोलार मास ज्यादा है, इसलिए O2 की डेंसिटी ज्यादा होगी. ओके, सो सी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया. द प्रेशर इन ईच फ्लास्क इज सेम. ऑब्वियसली वो तो दिया ही है, HTP कंडीशन है, तो प्रेशर क्या है? सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर A, B, D जो है वो सेम है. सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है. नाउ क्वेश्चन नंबर 63. Compare the root mean square speed of an O2 molecule with that of CH4 molecule at the same temperature and pressure. तो O2 एंड CH4 का अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर जो है सेम ले रहे हैं, तो इट इज मोलार मास ऑफ CH4 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ O2, दैट इज रूट ऑफ 16/32. ये हम बोल सकते हैं 1/√2. तो वेलोसिटी ऑफ CH4 जो है इट इज √2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ O2. ये हम बोल सकते हैं 1.414 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ O2. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन ना. ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 64. The kinetic molecular theory of gas predicts pressure to rise as the temperature of gas increases. तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो वॉल से मोर फ्रिक्वेंटली कोलाइड करते हैं. इसकी वजह से मतलब ऑब्वियसली वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो
कोलिजन जो है विद वॉल क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और वॉल के साथ कोलिजन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रेशर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से नहीं बढ़ता है, याद रहना चाहिए। प्रेशर कब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है जब हम वॉल के साथ कोलिजन ज्यादा कर देंगे तो। ओके, आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, उससे प्रेशर नहीं बढ़ता है। मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से कोलाइड होते हैं, उससे प्रेशर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 65, द हायर द टेम्परेचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ग्रेटर is its pressure. Okay, which of the following kinetic molecular expression of this principle is not correct, not correct बोल रहा है इसमें। molecules move faster at higher temperature, obviously this is correct. The number of molecules impact per unit area decreases at higher temperature, this is wrong. हाँ, तो not correct बोला है ना, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया ना। एक मिनट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट्स पर यूनिट एरिया डिक्रीज, रॉन्ग हो गया ना ये बी वाला, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर इंपैक्ट मतलब कि नंबर ऑफ कोलिजन्स की बात हो रही है, तो वो तो बढ़ रहा है ना, हायर टेम्परेचर पे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो 65 में बी जो है रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सी भी राइट ही होगा। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर एट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, करेक्ट है। द एवरेज मोमेंटम एट रेट ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन इज ग्रेटर एट हायर टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, 65 में बी वाला रॉन्ग हो गया। देन 66 क्या है, द सर्टेन गैस is at if the temperature is raised to 700 Kelvin, the average translational kinetic energy, तो ये सेम वैसा ही हो गया। kinetic energy is nothing but kinetic energy का रेशियो इज बेसिकली टेम्परेचर का रेशियो, तो हमने टेम्परेचर अगर डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, सो ये ऑलरेडी इस टाइप का आ चुका है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन 67 में क्या है, identify a postulate of kinetic theory among the following: an atom is indivisible, gases combine in simple ratio, there is no influence of gravity on gas molecules। तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, an atom is indivisible, ये क्या था, ये डाल्टन्स वाला था ना, an atom is indivisible ये डाल्टन वाला था। gases combine in simple ratio, ये गेलुसैक लॉ था ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, सो ये जो है ये तुमने यहाँ पर पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, सो 67 में सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, molecular velocity of two gases at same temperature are u1 and u2 and their molecular masses are m1 and m2, which of the following expression is correct? तो molecular velocity of two gases at same temperature, अरे देखो टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो सेम टेम्परेचर पे क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी कि नहीं होगी, टेम्परेचर अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 69, if P is the pressure of gas, then kinetic energy per unit volume of gas is, P is the pressure of gas, then kinetic energy per unit volume of gas is, so what is kinetic energy, kinetic energy क्या होता है, it is 3/2 nRT, होता ही नहीं होता, ये हम बोल सकते हैं 3/2 PV। नाउ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा,
वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 PV बाय V, दैट इज 3/2 P। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70। If the absolute temperature of a sample of gas in a fixed volume container is quadrupled, तो टेम्परेचर जो है क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम्स ना, तो टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया, then the root mean square velocity in the initial state is ui and in the final state is uf would be, तो uf divided by ui is equal to final temperature divided by initial temperature. Okay, so final temperature is 4 times of initial temperature, ये हम बोल सकते हैं, ये आ गया 2, तो uf इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ui हो गया। क्वाड्रुपल्ड मतलब 4 टाइम्स ही होता है ना, कि 1/4 होता है, 4 टाइम्स ना, हाँ ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71। Considering the following statement about Maxwell-Boltzmann law of distribution of molecular speeds, the fraction of molecules having speed between c and c plus dc, obviously u and u plus du वाला है वो, u की जगह यहाँ पर c ले लिया है, regardless of direction is given by this, तो 4 पाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यस यही होता है, याद है ना क्या होता था, dn बाई n जो है दैट वाज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वाला पार्ट, तो वो क्या होता था 4 पाई n, सॉरी n नहीं होता था, n नीचे आ गया, इसके अलावा m अपॉन 2 पाई RT रेज टू 3/2 e रेज टू पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 RT एंड u स्क्वायर du, यही था ना, तो वही तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, बस यहाँ पर उन्होंने u की जगह क्या यूज किया है, c यूज किया है। ओके, तो दिस इज करेक्ट। देन average speed is the arithmetic mean of different speed of all molecule in a given sample, this is also correct। v average क्या है, what is v average, it is v1 plus v2 plus v3 and plus vn divided by total number of molecule, ठीक है, so this is also correct, arithmetic mean हो गया ये। इसके अलावा द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकम शार्पर एंड इज मोर पीक्ड एट हाई टेम्परेचर एज एवरेज स्पीड इंक्रीजेस, तो देखो टेम्परेचर वाला ग्राफ की बात हो रही है, तो ऐसा हमारे पास है, एंड अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमारे पास पीक छोटी हो जाती है, ठीक है, तो क्या है, द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकम शार्पर एंड इज मोर पीक्ड एट हाई टेम्परेचर, तो दिस इज रॉन्ग ना, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने पर तो और ब्रॉड हो गया है, ओके, टेम्परेचर बढ़ाने पर शार्प नहीं हुआ है और पीक जो है छोटी हो गई है, तो सी ऑप्शन जो है ऑब्वियसली क्या है यहाँ पर रॉन्ग हो गया, सी नहीं सॉरी थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या हो गया यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। The speed distribution function is used to determine average molecular speed of these statement, सॉरी ऑफ दीज स्टेटमेंट वो अलग है, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास ये फंक्शन आया था, ये हमारे पास जो फंक्शन था इसी को यूज करके तो हमने अलग अलग वेलोसिटी निकाली थी या स्पीड निकाली थी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, मतलब कौन सा हुआ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये हमारे पास यूडियोमेट्री वाला पार्ट हो गया है एंड केटीजी वाला पार्ट हो गया है।
हाँ वेदांत बोलो, कुछ डाउट है क्या? सर मुझे ग्राम्स लॉ में एक डाउट था। क्या डाउट? मतलब हमें प्रेशर और टेम्परेचर कब कांस्टेंट है वो कैसे कंसिडर करना है? मतलब FBS 13 में तो कुछ दिया नहीं है। अरे तो जब बेसिकली अगर नहीं दिया तो उसको कांस्टेंट ही मानेंगे ना यार, कुछ दिया नहीं मतलब कांस्टेंट ही अज्यूम करेंगे। ओके सर, थैंक यू। हम्म। ठीक है, सो ये एफबीओ वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, और कोई डाउट है क्या? और किसी को कोई डाउट है? राज सर कैन यू एक्सप्लेन ग्राफ प्लीज? कौन से ग्राफ भाई राज, कौन से ग्राफ? हाँ आर्यन, अगर डाउट नहीं है तो यू कैन लीव। सर द वन वी डिड टुडे, आज हमने कौन से ग्राफ किए राज? आई डोंट नो, कौन से ग्राफ? अच्छा ये वाला। राज इसी की बात कर रहे होगे, ये जो ग्राफ बनाया है? ओके। सो राज देखो, ऐसा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारे पास जो ग्राफ है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या है, याद है ना? अगर हम वीएमपी का फॉर्मूला देखें, सो व्हाट इज वीएमपी? वीएमपी इज रूट ऑफ 2 RT बाई एम ना। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियसली वीएमपी बढ़ेगा। सो व्हाट इज वीएमपी? पहले वीएमपी ये था, दिस वाज वीएमपी इनिशियली, ठीक है, दिस इज वीएमपी 1, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वीएमपी बढ़ेगा, तो देखो वीएमपी बढ़ गया ना, दिस इज वीएमपी 2। ओके, सो टेम्परेचर बढ़ाने पर वीएमपी बढ़ गया। लेकिन वीएमपी क्या है? वीएमपी है वेलोसिटी पॉजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब उस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा होते हैं या उनका फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो देखो वो फ्रैक्शन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिक्रीज हो गए। पहले हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स जो है उनका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी था, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जो है उनका नंबर कम हो जाता है। पहले उतने मतलब पहले मान लो 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका वीएमपी वाला वेलोसिटी था, अभी मान लो 80 मॉलिक्यूल ही बच गए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास थोड़ा चेंज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ओके, तो वीएमपी बढ़ेगा बट ग्राफ जो है उसका पीक डिक्रीज हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं पीक वाले डिक्रीज हो जाएंगे। और बोलो, और किसी को कोई डाउट है? Diti sir, in third option of 71 question, it is given that average speed, but the graph depends on most. दीति देखो तीनों चीजें होती हैं वो। दीति, हम यहाँ पर वीएमपी की बात कर रहे हैं, बट वीएमपी जो है वो भी बढ़ता है। देखो याद हो तो तुम्हें, ऐसे हमारे पास होती थी ये तीनों। ओके, तो वीएमपी भी बढ़ेगा और बाकी वेलोसिटी भी बढ़ेंगे। ये वीआरएमएस है, ठीक है, ये वाला वीआरएमएस है। बीच वाला जो है वो क्या होता है? वी एवरेज होता है। तो तीनों वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है दीति। ओके, और किसी को डाउट है कुछ? नहीं है क्या? एंड करें फिर सेशन? ओके ठीक है, फिर सेशन एंड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सेंड कर दूंगा। या